हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है टारगेट सेमेस्टर यूट्यूब चैनल पे। आज हम सब करेंगे जितने भी हमारे पीवाईक्यू हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपके आए होंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले जितने चैप्टर अभी तक कर चुके हैं वो आप जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद उसको आप रिवाइज करके एग्जाम में बैठेगा, आपको बहुत ज्यादा उससे हेल्प मिलेगी। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके सामने। आई होप आप लोग इसका खुद भी बहुत सारा इसका आंसर कर सकेंगे। और हम लोग सारा यहाँ पे ओवरऑल 40 क्वेश्चन हैं, सारे हम क्वेश्चन करेंगे और आप इसको करके जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन होगा इसी से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, इसके आसपास ही कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए अगर पूछ लिया है कि डायसैकेराइड्स क्या होता है, हो सकता है इस साल आपके एग्जाम में पूछ ले कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, आइए देखिए, सबसे पहले तो आपको ऐसे रहेगा, आपका पेपर आप लोग के सामने ऐसे ही रहेगा। रोल नंबर आप लोग डालना, नाम उम लिखना, उसके बाद आप क्या करना, अपने अपने प्रभु का नाम लेकर के एग्जाम देने चले जाना, मतलब क्वेश्चंस पे आ जाना। देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, कॉमन टेबल शुगर एज। एक मिनट रुक जाइए। आइए, पहला आपका क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन आपका कॉमन टेबल शुगर एज। कॉमन टेबल शुगर या फिर सामान्य टेबल चीनी है, या आपका, फिर आप लोग को पता होगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज। इनमें से किसे हम टेबल शुगर कहते हैं, बताइए फटाफट। देखिए, ग्लूकोज को नहीं कहते हैं, बिल्कुल भी इसको टेबल शुगर नहीं कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बेटा बी। आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कॉमन टेबल शुगर इज, कह रहा है टेबल शुगर क्या होता है। टेबल शुगर किसे कहते हैं बेटा, सुक्रोज को कहते हैं। सुक्रोज का एक अलग नाम भी होता है, सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, केन शुगर भी कहते हैं। हो सकता है आपके पिछले साल आपसे टेबल शुगर के नाम से पूछ लिया था, तो इस बार आपसे केन शुगर करके पूछ ले कि व्हाट इज द केन शुगर। तो याद रखना है कि सुक्रोज को क्या कहते हैं, केन शुगर कहते हैं। इसके साथ साथ याद रखना है कि इसे इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। डन। अब आइए, अब एक बात और आपको याद रखना है कि जो सुक्रोज होता है बेटा आपका, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अच्छा, एक बार आप यही बता दो, अभी आपको भी आगे भी देखेगा ये क्वेश्चन, बट पहले आप मुझे यही बता दो कि सुक्रोज आपका क्या 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 है, मोनोसैकेराइड्स है, डायसैकेराइड्स है या फिर पॉलीसैकेराइड्स है। बताओ फटाफट बताओ। याद रखना बेटा कि सुक्रोज आपका डायसैकेराइड, क्या है, डायसैकेराइड्स। अच्छा, वन मोर थिंग्स, डायसैकेराइड्स और कौन कौन से होते हैं, पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ लो। पता नहीं क्या ये क्वेश्चन पूछ ले, इधर आओ, यहाँ देख लो, देखना जरा एक बात। देखो बेटा, ये तीन आपको याद रखना है, एस एम एंड एल। क्या याद रखना है, एस दिख रहा है तुम्हें, एस एम और एल को दूसरा कलर चूज कर लूं, ये शायद नहीं दिख रहा आपको, ब्लैक ले लूं क्या, एस एम और एल। एस से आपका क्या हो जाएगा, एस से आप याद रखना सुक्रोज, एस से क्या होगा, सुक्रोज। एम से क्या होगा आपका, एम से हो जाएगा माल्टोज, और एल से क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा लैक्टोज। तो सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये तीनों आपके क्या होते हैं, डायसैकेराइड्स होते हैं। अगर आपसे अब मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया तीन, मान लीजिए चार ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायसैकेराइड्स, चार ऑप्शन दे दिया, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड ग्लूकोज, तो आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा आपका डायसैकेराइड्स नहीं है। तो आपको ये बात याद रखना होगा। अब एक बात आपको यही भी सीख लो कि सुक्रोज से क्या होता है, जो सुक्रोज होता है आपका, इसके लिए आप याद रख लो अल्फा बीटा। क्या याद रख लो, अल्फा बीटा। मतलब कि ये हाइड्रोलिसिस पे, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, तो ये वन मोल क्या देता है, अल्फा डी ग्लूकोज का देता है, अल्फा डी ग्लूकोज, एंड प्लस दूसरा क्या देता है, बीटा डी फ्रक्टोज। क्या देता है बेटा, बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखना है कि एस से सुक्रोज हो गया। इसके साथ साथ याद रखना है कि जो सुक्रोज के लिए आप अल्फा बीटा याद रखेंगे, इसका मतलब कि जो सुक्रोज होता है हाइड्रोलिसिस पे अल्फा डी ग्लूकोज देता है एंड बीटा डी फ्रक्टोज। मतलब ये आप जब सुक्रोज को तोड़ेंगे, मतलब सुक्रोज को क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में टूट जाएगा। किसमें किसमें, सुक्रोज में और सॉरी ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। कौन सा ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज, एंड फ्रक्टोज आपका बीटा होता है। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला तो पता है ना आपको सुक्रोज का, जितने भी बेटा आपके जो डायसैकेराइड्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्या होता है,
आप यहाँ पे देखिए, मैं इन तीनों का फॉर्मूला लिख रही हूँ, एक ही होता है C12H22O11। किसका फॉर्मूला है ये? जितने भी आपके डायसैक्राइड्स हैं, जितने भी आपके डायसैक्राइड्स हैं उनका फॉर्मूला होता है C12H22O11 होता है, ठीक है, C12H22O11। अब देखो, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या करेगा, जैसे आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, जैसे सुक्रोज आपका ब्रेक डाउन हुआ, उसकी हाइड्रोलिसिस हुई, तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो किस में टूट गया, ये ग्लूकोज में टूट गया, टूटा ना। अब बताओ मुझे कि जब ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हुआ तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुक्रोज आपका क्या था, C12H22O11। अब ये टूट करके 2 मोल में टूटा है, तो दोनों का फॉर्मूला, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, दोनों का ही फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, समझ में आया? इतना आपको याद रखना है। ये तो आपका हो गया बेटा सुक्रोज के बारे में। अब आपसे एग्जाम में पूछा हुआ, अभी आप यहीं पे अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि सुक्रोज के बाद सीधे वो माल्टोज पे आता है कि माल्टोज हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, फिर आपसे पूछ लेगा लैक्टोज क्या देता है। तो बेटा माल्टोज जो होता है हाइड्रोलिसिस पे 2 मोल क्या करता है, ग्लूकोज का देता है। क्या देता है, देखिए बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, माल्टोज, माल्टोज जो होता है हाइड्रोलिसिस पे 2 मोल क्या करता है, ग्लूकोज का देता है, अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है, तो आप इसके लिए बस अल्फा याद रखेंगे। और ये क्या करता है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज का ये 2 मोल देता है, कौन, माल्टोज। माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज का 2 मोल देता है। ये दिख रहा है तुम्हें, ये कलर विजुअल है या नहीं? नहीं, वेट, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, मतलब कि माल्टोज की जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 मोल क्या करेगा, ग्लूकोज का दे देगा। ऐसे ही आपको याद रखना है लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज की जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसके लिए सिर्फ बीटा याद रखना। ये क्या करता है, बीटा डी ग्लूकोज, किसमें ब्रेक डाउन होता है बेटा, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज में। ठीक है, आपको इतना, आपको लग रहा होगा ये क्या बता रही है मैम, अरे भाई तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, हिसाब किताब पढ़ लो, यहीं पे तीनों डायसैक्राइड्स को लिखो, सुक्रोज के बारे में लिख लो। सबसे पहले तो फॉर्मूला बहुत लोग को नहीं पता होगा, पहले वो लिख लो, देन आप एसएमएल से तीनों क्या करो, कम से कम डायसैक्राइड्स याद करो। फिर आप माल्टोज के लिए याद रख लो कि हाइड्रोलिसिस पे क्या करता है, ग्लूकोज के 2 मोल देता है। फिर आप याद रख लो कि जो आपका लैक्टोज होता है वो क्या करता है, बीटा डी ग्लूकोज देता है और बीटा डी गैलेक्टोज देता है। इतनी बात तो आपको याद होनी चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पे, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कॉमन टेबल शुगर इज सुक्रोज हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आप आंसर यहाँ पे याद रखना। अगला आ जाओ, कह रहे हैं सुक्रोज दैट इज ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। अभी मैंने आपको पीछे बताया है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि द शुगर, वो कौन सा शुगर है जिसको जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो क्या करता है, इट्स ओनली ग्लूकोज। क्या हमको मिलता है, हमको सिर्फ ग्लूकोज मिलता है। अब एक बात बताओ, अभी आपने पढ़ा है कि जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिल रहा था, फिर हम लोगों ने लैक्टोज का किया तो हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल रहा था। नाउ आपको याद रखना है कि जब हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा तो 2 मोल हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज का मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है आपका क्वेश्चन, द शुगर दैट इज ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस इज माल्टोज। माल्टोज क्या करता है, हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है आपको, 2 मोल क्या करता है, ग्लूकोज का। इधर देखिए, अब आपका क्वेश्चन बेटा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो आगे देख लो, ये समझ में आ गया ना। देखो सुक्रोज के लिए याद रखना आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होता है, देन आपको माल्टोज के लिए याद रखना था कि ये क्या करता है, 2 मोल सिर्फ ग्लूकोज का देता है। अब मान लो आपसे सुक्रोज और माल्टोज के बारे में पूछ लिया, हो सकता है आपका इस साल पूछ ले कि बताइए लैक्टोज जो होता है वो हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, तो याद रखना है 1 मोल ग्लूकोज का और दूसरे मोल गैलेक्टोज का। ठीक है, इसके अलावा आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो लैक्टोज होता है उसे हम कहते हैं मिल्क शुगर। ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे कि सुक्रोज के बारे में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, उसने सिर्फ टेबल शुगर बताया, बट मैंने आपसे उसमें सिर्फ टेबल शुगर पूछा था, बट मैंने आपको बताया कि इसे हम केन शुगर भी कहते हैं और इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। ऐसे आपको लैक्टोज शुगर के लिए भी याद रखना है कि इसे हम क्या कहते हैं और मिल्क शुगर भी कहते हैं। ठीक है, आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। देखो ना कितने सारे कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी कितने आसान क्वेश्चन बेटा, ये भी तो देखो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग, क्या ये नॉन रिड्यूसिंग कौन सा होता है, बहुत लोग को पता होगा, मुझे पता है, बताओ नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से होते हैं, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज। बेटा वो आपका होता है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि इसके पास सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है, क्यों क्यों ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं पाए जाते हैं।
क्या होता है ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए क्या होता है ये रेड्यूस नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं नॉन रेड्यूसिंग शुगर कहते हैं। बट आपके लैक्टोज और माल्टोज क्या होते हैं, इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और साथ ही साथ ग्लूकोज के पास भी क्या होता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए आपके क्या होते हैं ये रेड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से रेड्यूसिंग होते हैं देख लो, लैक्टोज भी आपका रेड्यूसिंग होता है, माल्टोज भी रेड्यूसिंग होता है, ग्लूकोज भी रेड्यूसिंग होता है, जो नॉन रेड्यूसिंग होता है वो होता है सुक्रोज। ओके, आगे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड्स, कह रहा है कौन सा आपका पॉलीसैकेराइड्स नहीं है, बताओ तो जरा कौन सा आपका पॉलीसैकेराइड्स नहीं है। पहला आपसे कह रहा है सेलुलोज, सुक्रोज, एमाइलोज या इनुलिन, बताओ। देखो पॉलीसैकेराइड, देखो जो सेलुलोज होता है बेटा, सेलुलोज आपका पॉलीसैकेराइड्स ही होता है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज आपका पॉलीसैकेराइड्स ही होता है। सुक्रोज आपका होता है डायासैकेराइड्स, क्या होता है डायासैकेराइड्स। एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोज किसका पार्ट है, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन इज द पार्ट ऑफ द स्टार्च एंड स्टार्च इज अ पॉलीमर। समझ में आया बेटा, जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है आपका पॉलीमर होता है। स्टार्च के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेटा अमाइलोज एंड दूसरा आपका होता है अमाइलोपैक्टिन। तो ये बात भी आपको याद रखना है अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन के बारे में, ठीक है। तो जो अमाइलोज होता है वो भी क्या होता है स्टार्च होता है। अब मान लो एग्जाम में इस साल आपके एग्जाम में ऑप्शन दे दिया अमाइलोपैक्टिन, तो याद रखना आपको वो भी स्टार्च होता है एंड स्टार्च इज द पॉलीमर। स्टार्च क्या होता है पॉलीमर होता है, स्टार्च क्या होता है पॉलीमर होता है। ठीक, तो स्टार्च का पार्ट हो गया अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन, तो अमाइलोज भी आपका क्या हो गया पॉलीमर हो गया। एंड आपका इनुलिन भी क्या होता है, इनुलिन भी आपका पॉलीमर होता है। अब बताओ मुझे इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका पॉलीमर, पॉलीसैकेराइड्स नहीं, सॉरी पॉलीमर नहीं बेटा पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स कौन सा नहीं है। तो सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है आपका डायसैकेराइड्स होता है, वो पॉलीसैकेराइड्स नहीं होता है। पॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, सेलुलोज होता है, अमाइलोज होता है और इनुलिन होता है। ठीक है, आइए अगला अगला चलते, सॉरी। अब आपका कह रहा है एपीमर डिफर्स इन कॉन्फ़िगरेशन है, कह रहा है कि एपीमर जो होता है किस कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर होता है, C1 पे, C2 पे, C3 पे, नन ऑफ दीज। बेटा देखो एपीमर जो होता है ना C4 कार्बन पे, जैसे मान लो कि आपका 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन होता है, तो आपका क्या बनता है एल्डिहाइड बन जाता है। CHO हो गया, CHOH, CHOH, देखो यहाँ पे CH2OH, CHOH, यहाँ पे जो चौथा वाला कार्बन होगा 1 2 3 और 4, जब चौथे कार्बन पे कोई चेंजिंग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं एपीमर को कहलाते हैं। एपीमर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन, एपीमर जो होता है किस कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर होता है, तो कार्बन नंबर 4 पे क्या होते हैं एपीमर आपके क्या होते हैं डिफर होते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन 1 दिया है, ये नहीं होगा, कार्बन 2 नहीं होगा, कार्बन 3 नहीं होगा, नन ऑफ दीज ये आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एपीमर किस कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर शो करता है, तो कार्बन नंबर 4 पे। अगला है an aqueous solution of glycine is neutral because of the formation of, कह रहा है कि aqueous solution जो ग्लाइसिन का होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों, क्यों ये अब आपका न्यूट्रल क्यों होता है बेटा, तो ज्वेटर आयनिक फॉर्म की वजह से। क्या होता है ये ज्वेटर आयन फॉर्म बनाता है। ज्वेटर आयन फॉर्म का मतलब क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन में आपका डाई रेडिकल बन जाता है, प्लस और माइनस दोनों चार्ज क्या होते हैं बन जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन में ग्लाइसिन का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ज्वेटर आयन। ओह सॉरी, अरे यार बेटा याद रखना बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द, एक मिनट रुक जाओ, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ज्वेटर आयन। अगला आ जाओ, अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन गिव्स, प्रोटीन हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, पहले तो ये बताओ कि प्रोटीन जो प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। तो अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन गिव्स अमाइनो एसिड, हाइड्रोलिसिस पे प्रोटीन क्या देता है बेटा अमाइनो एसिड देता है। आई एम सॉरी, रुको रुको, अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन गिव अमाइनो एसिड, क्या देगा अमाइनो एसिड देता है। Which of the following organic ions result when glycine is treated with a concentrated HCl, कह रहा है कि जब हम लोग which of the following organic ions result, कह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिक आयन रिजल्ट होगा, मतलब क्या बनेगा अगर हम ग्लाइसिन को ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड HCl के साथ। पहले आप मुझे ग्लाइसिन का जरा स्ट्रक्चर बताओ, किसको किसको आता है, फटाफट कॉपी खोलो और पेन खोलो, कॉपी पेन लेके। अच्छा ये बताओ, बहुत ऐसे होते हैं ना बच्चे जो सिर्फ कहानी सुनने आते हैं, आज मैम कहानी सुनाएंगी मैं कहानी सुनूंगा, ना उनके पास कॉपी होता है ना पेन होता है। ऐसे कौन कौन से वाले बच्चे भाई, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं पढ़ना होता है, ऐसे
ऐसे नहीं पढ़ो यार। हम मतलब मैं कभी इस पढ़ाई को प्रीफर नहीं करती जहाँ पे जो बच्चा जो है सिर्फ कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाता है। कॉपी पेन लेके बैठता ही नहीं है, सिर्फ इसलिए आता है कि यार चलो ठीक है मैम बोलेंगी हम कहानी सुन लेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, कॉपी किताब लेके बैठो। एक मिनट रुक जाओ। चलो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाओ तब तक फटाफट अपनी अपनी कॉपी में। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाओ। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बन गया आप लोग का? अपनी अपनी कॉपी में ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक आयंस रिजल्ट व्हेन ग्लाइसिन, लेके बैठे हो ना कॉपी और पेन लेके बैठना चाहिए बेटा। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है कि चलो ठीक है आज बस मैम को सुन लेंगे बात खत्म, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप पेन लेकर बैठो और कॉपी लेके बैठो। और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप रिएक्शन को जितनी बार लिख के पढ़ोगे, चाहे आप स्ट्रक्चर को भी जितनी बार लिख के पढ़ोगे, आपको उतना ही ज्यादा याद होगा। ठीक है, तो आप सिर्फ यही नहीं, आपको जैसे जब हम लिखते हैं ना तो हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारा हाथ, मेरी आंखें, मेरा दिमाग, मेरा हाथ, सब कुछ क्या है एक जगह कंसंट्रेट है लिखने पे। तो ना चाह के भी पढ़ाई में धीरे धीरे क्या होता है मन लगने लगता है। तो आप लिख लिख के पढ़ा करो। ठीक है, ये बस एग्जाम के एक रात पहले पढ़ना है। आ जाओ इधर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक आयंस रिजल्ट व्हेन ग्लाइसिन इज ट्रीटेड। देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कार्बन हो गया बेटा, ये हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो आपका NH2 ग्रुप होता है अमाइनो एसिड में किस साइड होता है? लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, मान लो मैं ऐसे खड़ी हूँ, ऐसे खड़ी हूँ ना, बट तुम तो ऐसे बैठे हो ना, वैसे इधर मुंह करके बैठोगे, मेरी तरफ देख रहे होगे। ठीक, मतलब कि हम तो आपसे 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 क्या होगा, लेफ्ट ये होगा, मुझसे भी लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या लगा दो, NH2 ग्रुप लगा दो, और अपने राइट साइड में क्या लगा दो, COH ग्रुप लगा दो। ये आपका जो बेटा स्ट्रक्चर बन गया वो क्या बना, ग्लाइसिन का बना। क्या बना, ये आपका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। बेटा PYQ तो करके ही जाना, हो सकता है यहाँ से मिलता जुलता आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक लेवल अप बता रही हूँ कि अगर मान लो आपको पिछली बार सुक्रोज का पूछा है तो मैंने लैक्टोज का बता दिया, माल्टोज का पूछा है तो मैंने फ्रक्टोज का बता दिया। ठीक है, तो आपको मैं अगले लेवल का भी के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। फिलहाल देखो ये आपका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। कह रहा है कि अगर आपका ग्लाइसिन किसके साथ ट्रीट करता है, HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा। कह रहा है कि अगर आपका ग्लाइसिन है HCl के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा बेटा, एडक्ट फॉर्म कर देगा। क्या करेगा, एडक्ट फॉर्म कर देगा। आओ इधर देख लो, ये आपका ग्लाइसिन था, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, NH2, COH। ठीक है, इसका रिएक्शन कराना है आपको HCl के साथ। जब इसका HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा बेटा NH3 प्लस CH2 COH। देन योर आंसर विल बी फर्स्ट। क्या हो जाएगा आपका आंसर, पहला हो जाएगा। ठीक है, कह रहा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द pH एट विच अमाइनो एसिड हैज। कह रहा है जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है इज द pH एट विच एन अमाइनो एसिड हैज। अमाइनो एसिड के पास क्या होता है बेटा, तो डाइपोलर आयन होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। अब कह रहे बेटा कि सैंगर्स रिएजेंट क्या होता है। सैंगर्स रिएजेंट क्या होता है, ये तो आपका मतलब इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, क्या पता फिर से पूछ लिया एक बार। सैंगर्स रिएजेंट क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, निन हाइड्रोजन। बेटा निन हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ये भी नहीं होता है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट ये भी नहीं होता है। तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन बच गया, 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। देन योर सैंगर रिएजेंट इज 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, कर लेंगे। आइए, कह रहे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन इज मेड अप ऑफ, मतलब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन क्या होता है, कौन बताएगा भाई। पिरिमिडिन फॉस्फेट, नहीं नहीं। शुगर पिरिमिडिन, बिल्कुल नहीं। शुगर प्यूरिन, ना ना बाबा ना, ऐसी ऐसी बातें नहीं करती। शुगर फॉस्फेट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन जो होता है वो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, देखो मैं मेरा एकदम अंदर से इच्छा हो रही कि हर एक का जो है, हर एक का स्ट्रक्चर बना बना के तुम्हें समझा दूं, बट टाइम नहीं है यार, अभी एग्जाम है आपका परसों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं। ना मैं शुरू से अगर मैं पढ़ाई होती, एक एक चैप्टर को पढ़ाई होती, एक एक टॉपिक को पढ़ाई होती, पूरा डिटेल में मैं आपको बताई होती, और इतने बढ़िया प्रिपेयर कराई होती ना कि आप आंख बंद करके ऑप्शन टिक करते। आ जाओ, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट प्ले वाइटल रोल इन। अब यहाँ पे ये बात तो मुझे पूरा भरोसा है कि 99% बच्चों को पता होगा, ये ऑप्शन, इसका आंसर सबको पता होगा यार।
मान लो कि पता है, नहीं भी पता है तो मान लो ना, कभी कभी मान लेना चाहिए। आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट प्ले अ वाइटल रोल इन। आपको पता है कि जो आरएनए होता है वो एक राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अच्छा, किस किस को पता है यहाँ पे कि जो हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है कि आरएनए होता है? ये तो पता है ना, पता होना चाहिए यार हमारी बॉडी का। भाई हमें अपने बॉडी के बारे में तो पता होना चाहिए थोड़ी बहुत बातें। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, ठीक है, समझ में आया? ये बेटा आरएनए की बात हो रही है यहाँ पे। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट प्ले अ वाइटल रोल। तो क्या करता है आरएनए? इसका जो मेन रोल होता है, उसका जो मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? कौन सा ऐसा बेस है जो आपके डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता? पहला है आपका एडेनिन, दूसरा है गुआनिन, तीसरा है यूरासिल एंड चौथा है थायमिन। बताओ कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है? तो आपको मैंने पहले भी बताया था, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। थायमिन की जगह पे आरएनए में क्या होता है? यूरासिल होता है। क्या होता है? ये बेटा आपके डीएनए का पार्ट है, ये आपके टोटल क्या है? डीएनए का पार्ट है। आरएनए में क्या होता है? थायमिन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल हो जाता है। क्या होता है? देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हम लोग यही पढ़े थे कि जो डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। और आरएनए में क्या होता है बेटा? थायमिन की जगह पे आपका यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसेज इज नॉट नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? कौन सा ऐसा बेस है जो आपके डीएनए में प्रेजेंट नहीं है? तो आंसर विल बी यूरासिल। यूरासिल क्या होता है? आपके डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। अगला आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरिमिडीन बेस? बताओ कौन सा है जो आपका पिरिमिडिन? देखिए आपका दो तरह का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है आपका पिरिमिडिन। क्या होता है? एक होता है आपका प्यूरिन और एक होता है आपका पिरिमिडिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरिमिडिन? बताइए कौन सा आपका एक पिरिमिडिन बेस नहीं है? साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल या फिर गुआनिन? फटाफट बताइए चलिए। कह रहा है कि कौन सा आपका जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरिमिडिन बेस? कौन सा आपका पिरिमिडिन बेस नहीं है? देखो दो तरह के बेस आपके होते हैं, एक होता है बेटा आपका प्यूरिन होता है और एक होता है आपका पिरिमिडीन या फिर पायरिमिडीन। प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं? एडिनिन और गुआनिन आता है। इसमें क्या क्या आता है? थायमिन आता है, साइटोसिन आता है और यूरासिल आता है। क्या आता है? थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल आता है, ठीक है। तो प्यूरिन क्या हो गया? आपका हो गया एडिनिन और गुआनिन हो गया। बाकी आपका पिरिमिडीन क्या हो गया? थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल हो गया। अब कह रहा है आपका इनमें से कौन है जो आपका पिरिमिडीन पे नहीं है? तो साइटोसिन तो है, थायमिन भी है, यूरासिल भी है, गुआनिन नहीं है। जो आंसर विल बी डी हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या होता है, जो गुआनिन होता है वो आपका प्यूरिन होता है। ओके, अगला आइए, हाउ मेनी बेसेज आर प्रेजेंट इन कोडोन टू सिंथेसाइज वन अमाइनो एसिड? कह रहा है कि एक अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए कितने कोडोन चाहिए? तो 4। द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम थ्रू। बताइए, कह रहा है जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम, मतलब वो सबस्ट्रेट जो आपका होता है वो बाइंड होता है टू द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम थ्रू। किसके थ्रू बाइंड होता है? तो याद रखेंगे आप, इसमें क्या होता है? आयनिक बॉन्ड के थ्रू। बिल्कुल सही कह रहा है जो आपका सबस्ट्रेट आता है वो एंजाइम से किसके थ्रू बाइंड होता है? तो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है एंड वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन भी हो सकता है। ऑल ऑफ द एबव क्या हो जाएगा? चारों के चारों ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्पिरिन, चलिए बताइए एस्पिरिन का स्ट्रक्चर किसको किसको पता है? चलो बताओ फटाफट एस्पिरिन का स्ट्रक्चर। देखो ये आपका एक आपका ये है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलो फटाफट आंसर बताओ। मैं पानी पी लूं, आंसर करो।
बताओ बेटा एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, सॉरी बताओ एस्पिरिन का स्ट्रक्चर कौन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है, इन चारों में से चलिए बताइए। देखो पहली बात तो जान लो कि एस्पिरिन बनता कैसे, तो आप क्या करो कि सैलिसिलिक एसिड ले लो, ठीक है, क्या करो सैलिसिलिक एसिड लो और साथ ही साथ अपना एसिटिक एनहाइड्राइड लो, देन आपका क्या होता है एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है, एंड आपका एस्पिरिन का जो फॉर्मेशन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन होगा, याद रखना, देखो ऐसे COOH OCO3H3, इसका आप जब रिएक्शन कराओगे ना सैलिसिलिक एसिड का और इसको लेकर के, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। कह रहा है सिंटोन्स आर जनरली प्रेजेंट इन द ऑल ऑफ दिस, सब में प्रेजेंट होता है। बता एंड पैरासिटामॉल एजेंट, पैरासिटामॉल क्या होता है, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक या एंटीवायरल। बहुत लोग बच्चों को पता होगा कि जो पैरासिटामॉल होता है वो आपका जो होता है एंटीबायोटिक होता है, तो याद रखना ये आप गलत धारणा में जी रहे हो, जो पैरासिटामॉल होता है वो एंटीबायोटिक नहीं होता है, जो पैरासिटामॉल होता है वो एक तरह का एंटीपायरेटिक होता है। क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है। हाँ पैरासिटामॉल का स्ट्रक्चर भी देख लेना, मतलब जब मेरा वाइबा हुआ था एमएससी में, मतलब जो एग्जामिनर आया था भाई वो सबसे वही क्वेश्चन पूछे जा रहा है, पैरासिटामॉल का स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, मतलब बता ले गए थे हम लोग, बट फिर भी वो बहुत सारे बच्चों से वो क्वेश्चन पूछे थे। अब बताइए क्रिस्टल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, कह रहे क्रिस्टल को हम कितने पार्ट में कितने सिस्टम में क्लासिफाइड किए हैं, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आप ऑप्शन करिए 7 सिस्टम, 9 सिस्टम, 10 सिस्टम या 2 सिस्टम। क्रिस्टल को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं बेटा, तो 7 सिस्टम में। द टोटल नंबर ऑफ द ब्रेविस लैटिस इन क्रिस्टल, कह रहा है टोटल नंबर ब्रेविस लैटिस क्रिस्टल में कितने होते हैं, 14 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 14 होते हैं। एंड ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे एंड डिफ्रेंस, पहले बात तो ये बताओ ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है, ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। क्या होता है, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा होता है, जहां पे लेमडा आपका वेवलेंथ होता है, एन के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि इन द ब्रैग इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ द एक्स रे नंबर ऑफ मोल्स, क्वांटम नंबर, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो सकता है, एवोगैड्रो नंबर नहीं होगा, एवोगैड्रो नंबर बेटा एन से रिप्रेजेंट होता है। ब्रैग इक्वेशन नहीं, चलो यहाँ से बताओ ब्रैग इक्वेशन क्या होता है, अभी मैंने ऊपर ही लिखा था, चीटिंग ही कर लो, चीटिंग करने तो आती है ना, वही कर लो थोड़ा बहुत, आती है सबको आती है, इसमें किसी को एम्बैरसिंग फील करने वाली नहीं है, सब लोग थोड़ा बहुत चीटिंग करते हैं। नहीं करते हो, कोई तो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। देखो जब पेपर सामने आए तो घबराना नहीं होता है, ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है कि अरे यार देखो दो दो चीज में पेपर बहुत खराब होता है, जब बच्चा बहुत एक्साइटेड हो जाता है पेपर देख के, अरे यार मुझे तो सब आ रहा है, क्योंकि पहली बार देखता है उसे लगता है कि सब पढ़ा पढ़ा है, और उसे आता भी है, एग्जैक्टली उसे आता भी है, बट वो ना एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि चार ऑप्शन में भी उसको हेलुसिनेशन होता है, समझ ही नहीं आता कि कौन सा वाला है, इतना ज्यादा वो एक्साइटेड रहता है, मजा आता है उसको, और वो खुशी के मारे बेचारा पेपर खराब कर देता है, और एक होता है कि आता ही नहीं है कुछ, ठीक है। जब पेपर सामने आए तो पहले एकदम एकदम ठंडे रखना, एकदम आराम से, कुछ तो पढ़े हो गए यार, कुछ नहीं पढ़े तो ये तो देख रहे हो ना, यहाँ 40 क्वेश्चन में से कुछ नहीं, तो मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट, मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए, मैंने आप एक चीज पूछा तो मैंने आपको उसके बदले दो चीज बताया, तो सोच लो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे ना वहां से, तो परेशान मत हो, पढ़ के जाओ, और इसके अलावा जो अब तक पढ़े उसको रिवाइज कर लो, वहीं से आएंगे पेपर में, घबराना नहीं है। अब ये पढ़ लो ब्रैग्स इक्वेशन, बताओ क्या होता है, ब्रैग्स इक्वेशन इन एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, कह रहा है बताइए इसमें से कौन सा आपका नेचुरल पॉलीमर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, स्टार्च, प्रोटीन, सिल्क या ऑल ऑफ दिस। बेटा स्टार्च क्या होता है आपका, सब प्यास लगता है मुझे यार, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, स्टार्च, प्रोटीन या सिल्क या ऑल ऑफ दिस, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका नेचुरल पॉलीमर है। बेटा तो आपका स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, सिल्क भी है, ऑल ऑफ द
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोपॉलीमर, कौन सा आपका कोपॉलीमर है? मैंने आपको कल बताया था, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोपॉलीमर क्या होते हैं। जब दो अलग अलग मोनोमर यूनिट क्या होते हैं, साथ में रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कल नायलॉन 6 के बारे में कि उसके लिए क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड का जब साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, आपका नायलॉन बनता है। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड जब जब साथ में लेते हैं तो आपका नायलॉन 6 बनता है। तो वही आपका क्या होता है, कोपॉलीमर होते हैं। जब मान लो कि होमोपॉलीमर, जैसे मान लो कि आप ऐसे याद रख सकते हो होमोपॉलीमर कोपॉलीमर, जैसे मान लो कि मैं लड़की हूँ, अगर मेरी सारी सब की सब अगर मेरी दोस्तें क्या है, फीमेल है, सब की सब लड़की ही मेरी दोस्त है, तो मतलब तुम मुझे मुझे कह सकते हो कि आई एम अ होमोपॉलीमर बिकॉज हमारी सारी दोस्तें क्या है, लड़की ही है। अब मान लो मेरे कुछ लड़के भी दोस्त हैं, कुछ लड़कियां भी दोस्त हैं, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही मेरे अगर दोस्त हैं, तो आप क्या कहोगे, मुझे कोपॉलीमर कहोगे। मतलब मेरी दोस्ती क्या है, बॉयज के साथ भी है और गर्ल्स के साथ भी है, देन आई एम अ कोपॉलीमर। ठीक है, मतलब कि अगर आपके दो अलग अलग मोनोमर यूनिट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोपॉलीमर कहते हैं। और अगर सिर्फ आपका एक ही तरह का क्या होता है, मोनोमर यूनिट होता है, तो उसे होमोपॉलीमर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोपॉलीमर, तो बेटा याद रखना नायलॉन इज अ कोपॉलीमर, क्योंकि नायलॉन 6 जब हम बनाते हैं तो वहां पे हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड लेते हैं, मतलब एडिपिक एसिड आपका एक अलग ही मोनोमर है एंड आपका हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन आपका एक अलग ही मोनोमर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, बताइए यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कौन सा है। एक मिनट जरा ऑप्शन करो, मैं पानी लेकर आती हूँ, एक मिनट। हम्म, चलो बताओ कौन सा इसमें से आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर है। पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, बेकिलाइट या फिर पीएमएमए पम्मा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉस लिंक पॉलीमर, देन आंसर विल बी बेकिलाइट। बेकिलाइट क्या होता है आपका, क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर, कौन सा आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, तो बेटा ये भी आपका बेकिलाइट ही होगा। तो बेकिलाइट क्या होता है, आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है एंड इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर का भी एग्जाम्पल होता है। हाँ, ये बताइए हु अमंग द फॉलोइंग एज इज नोन एज द फादर ऑफ द पॉलीमर साइंस, कह रहा है कि कौन इन चारों, मतलब चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको बताना है कि पॉलीमर का साइंस, मतलब पॉलीमर साइंस के फादर कौन थे। पीजे फ्लोरे, एच एफ मार्क, डब्ल्यू एच कैरोथर्स, हरमन सटिंगर। बेटा इसका आंसर आपका ये है एच एफ मार्क। क्या हो जाएगा, एच एफ मार्क हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये टिक करिएगा एच एफ मार्क। ठीक है, अब इसका नाम, इनका पूरा नाम था हरमन फ्रांसिस मार्क करके इनका नाम था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन, इस पर मान लीजिए आपको पूरा लिख के आ जाए तो आप याद रखिएगा इनका पूरा नाम भी हरमन फ्रांसिस मार्क। ठीक है, अगला आइए। क्या सिलिकॉन हैव द स्ट्रक्चरल यूनिट, क्या सिलिकॉन जिनके पास स्ट्रक्चरल यूनिट, कौन सा स्ट्रक्चरल यूनिट है सिलिकॉन के पास, बताओ। देखो चार ऑप्शन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन क्या होता है आपके अक्सर आ जाते हैं। देखो ये आपको दिया हुआ है, एक ये है एस आई डबल बॉन्ड ओ आर, एस आई आर आर ओ। चलिए बताइए, चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आप याद रखिएगा जो आपका मोनोमर यूनिट होता है, सिलिकॉन हैव द स्ट्रक्चरल यूनिट, यही होगा बेटा आंसर। अब मान लो देखो ये है आर आर एस आई ओ, अब मान लो आर की जगह यहाँ पे लिख के दे सी एच थ्री एस आई, सी एच थ्री ओ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, सिलिकॉन का क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है, देख लेना आप, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं बचे। विच पॉलीमर यूज इन द मेकिंग कॉन्टैक्ट लेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमोफोर, बताओ क्रोमोफोर इनमें से कौन सा होता है, बताओ फटाफट क्रोमोफोर कौन सा होता है।
देखो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, अक्सर आ जाता है। मैलाकाइट ग्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय, या फिर मैलाकाइट ग्रीन ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ। मैलाकाइट ग्रीन जो होता है किसके कंडेंसेशन से ऑब्टेन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो एक बार। इस क्वेश्चन को जरूर से ही देख के जाना एक बार, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा आपका ये क्वेश्चन। कहता है, कह रहा मैलाकाइट ग्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ। कह रहा जो मैलाकाइट ग्रीन है वो किसके कंडेंसेशन से ऑब्टेन होता है। कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड एंड डाइमिथाइल एनिलीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड डाइमिथाइल एनिलीन, बेंजल्डिहाइड एंड एन-मिथाइल एनालिन, फॉर्मल्डिहाइड एंड एन-मिथाइल एनालिन। नहीं बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा जो आपका मैलाकाइट ग्रीन होता है, फिर जो मैलाकाइट ग्रीन होता है वो ऑब्टेन किससे होता है, बेंजल्डिहाइड एंड डाइमिथाइल एनिलीन से। किससे होता है, बेंजल्डिहाइड एंड डाइमिथाइल एनिलीन से, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इतने क्वेश्चन बहुत थे, आप एक बार क्या करना, खुद आपके जो कुछ क्वेश्चन बच गए जैसे ये वाले क्वेश्चन, इनका मैं क्या करूंगी, आप जो है टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको इसका पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो आपके 3-4 ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 3-4 क्वेश्चन बचे उनका आपको वहां पे आंसर की भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप खुद से ट्राई करना, और इसके अलावा बाकी जितने भी बेटा आपके क्वेश्चन मैंने कराया यहाँ पे सबको एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक है। पेपर आएगा सामने, बिल्कुल घबराना नहीं है, तब आप कुछ ना कुछ पढ़े हो एग्जाम में और अच्छा करके आओगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, और बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम खाम होकर के पेपर देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।